क्या कर रही हो अदिति? Everyone turn on your camera. कल जो मैंने फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? मैम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकाल? कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, यही फिटिंग होता है। फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आया है उसको फिट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यूज में, एक्सपेक्टेड नंबर में। ठीक है, बस यही है फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है संकेत? ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? मनीष, कैमरा ऑन करिए। रूपम, रेवती झा, किसी को कुछ नहीं पूछना है? फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अच्छी बात है। एक काम करो तो इसी बात पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो जरा। थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है। और नेक्स्ट वीक टेस्ट भी है ना तुम लोगों का? याद Yes, तो होगा ही। चलिए अच्छी बात है, याद है। सो लिखो x का वैल्यू समथिंग 0 1 2 3 4 5 टिल 5 तक जाना है। द फ्रीक्वेंसीज जो कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है तो हम ओ आई लिख दे रहे हैं बस। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कॉलम है एंड इसका रिजल्ट लिखिए 9 11 15 30 35 7 एंड 4। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना है। क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे। मैम तो इधर 6 हो जाएगा ना x का वैल्यू 7 के पास 4 के पास 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, ये 6 हो जाएगा वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लिख लेना फिट द फॉलोइंग डेटा इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिट द फॉलोइंग डेटा इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Aditi, you are Yes, not ma'am. visible. मैम थोड़ा सा रूम में अंधेरा है इसलिए Okay. Swapnil and Revati. क्वेश्चन सॉल्व करो। श्रुति, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैक्सिमम केस में कैमरा बंद होता है तुम्हारा। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी से थोड़ा करिए। एक एक करके सॉल्व करके मुझे बताइएगा। जो भी डेसिमल में आंसर आ रहा है तो डेसिमल ही बताना, ठीक है? उसको हम बाद में अप्रोक्सीमेट करेंगे। सो P0 क्या आ रहा है और NP0 क्या आ रहा है, टोटल N क्या है, ये सारा कैलकुलेशन करके थोड़ा इनिशियल लेवल पे मुझे बताइए। इसको बार बार प्रैक्टिस कराने का एक ही मोटो है
कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिस तरह डेटा के टर्म में हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था ना, मीन मीडियन मोड वगैरह निकालने के लिए प्रैक्टिस किया था अच्छा खासा, उसी तरह से इसमें भी कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है। कंफ्यूज होने का बहुत सारा ऑप्शन है, इसलिए रोल नंबर 15 कैमरा ऑन करो। हम्म, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीक हम टेस्ट लेंगे। मैम कैमरा ऑफ रख सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैम आज मैम कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। एक दिन और तो शायद तुम इसके चक्कर में रिमूव हो गए थे ना। तो मैम उस दिन का आज कंपलसेट कर दीजिए, आज नहीं रिमूव कीजिएगा, और क्या। मुझे कंपेंसेट करना है, कंपेंसेट करना है कि तुम्हें करना है? सारा कंपेंसेशन हम क्यों देंगे? प्रॉब्लम तुम्हारी, गलती तुम्हारी, कंपेंसेशन मुझे देना है। वाह। ठीक है मैम, आज लेकिन रिमूव मत कीजिएगा। एनी वैलिड रीजन फॉर दैट? एनी वैलिड रीजन? मैम अगल बगल में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा क्या है आंसर, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो। देन यू विल गेट अटेंडेंस। प्लीज, ये क्या आया है फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? संकेत क्या आया है बताओ? 1.734। 1.734 को तो डायरेक्टली हम लोग 2 शायद लिख सकते हैं, है ना? उसके लिए अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली 2 लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, दिस वन इज 2। वैसे इसको लिखने से पहले तुम लोग क्या करना ना, जो वैल्यू आ रहा है वही लिखना, ठीक है? सबसे पहले वही वैल्यू लिख दो जो आ रहा है। मतलब अगर 1.72 बोल रहे थे, 73 क्या था? 734। 734, ठीक है, तो 73 तक लिख देते हैं। ये आप यही लिख दीजिएगा, लास्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक, या फिर जहां कैलकुलेशन आ रहा है वहां पे 1.73 रहने दो। टोटल सम देख लेना, चेक कर लेना, बाद में लास्ट में इसको फिल कर लेना क्या आ रहा है।
P1 जब कैलकुलेट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 10.406. 10.406। Yes, ma'am. तो फिर अगेन यही रहने दो, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग है कहीं ना कहीं, तो इसको 10.40 लिख दीजिए। 10.406 4 0 and 6। नेक्स्ट। P2 है मैम 26.015. 26.01। 015. अच्छा 015 मतलब ये थोड़ा स्मॉल वैल्यू है, इग्नोरेबल वैल्यू है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। इसको भी इसी के अराउंड आना चाहिए कुछ। 34.68. कितना है? 34.68. 34.68। Yes मैम. चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। 26.01. हाँ मतलब ये अब यहाँ से देखना रिवर्स Repeat. ऑर्डर आ जाएगा। Yes मैम. 26015 आ जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। देन अगेन आ जाओगे तो ये फिर से 10.406 आ जाएगा। यहाँ से रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, क्योंकि वैल्यूज आपका n का टोटल सम वही रहता है और nc x जो आप निकालते हैं उसका वैल्यू भी वही रहता है, इसलिए ये वैल्यू वही रहेगा। सो 4 0 and 6 10.406 1.73 यही आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, आप पहले इसका टोटल सम निकालो। क्या है पता है ये? बिना इसके पता हुए तो ये सब निकाल ही नहीं सकते। तो क्या है? 111. 111। Yes मैम. अच्छा है, चलो इसके बाद ये तो 11 रहेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा इसके हिसाब से, इसका जो भी होल नंबर है सबको पहले ऐड करो, डेसिमल के पहले वाला पार्ट सबको ऐड करके चेक करो क्या आता है। सबको ऐड करके, फ्रैक्शनल पार्ट ऐड मत करना, फ्रैक्शनल पार्ट ऐड नहीं करना, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को नहीं ऐड करना है। अगर उसको ऐड करोगे तो हमें नंबर वही 111 ही आएगा, 111 ही आ जाएगा। डेसिमल पार्ट को नहीं करना है। बोलो। 108. 108। 108 में 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो 111 आ जाएगा, है ना? ठीक है, सबका यही आया है ना 108। संकेत क्या आया है तुम्हारा टोटल सम? Yes, ma'am. 108। तो अब देखो इस 3 एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी को आपको एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करिएगा? तो एक तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ये नियर अबाउट 2 है, आपने 1 ऐड किया था लेकिन इसको 2 कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है ये भी 2 होगा। इसके बाद ये चेक करो इन सारे डेसिमल वाले वैल्यूज में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा इस वाले पोर्शन का, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज 2, दिस इज एज 10, दिस इज एज 26, दिस इज एज 35। इसको आप 35 काउंट करेंगे क्योंकि इसमें ऐड कर देंगे, ये एक्स्ट्रा जा रहा है। और ये जो होगा वापस से 26 हो जाएगा, ये जो है वो वापस से 10 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। अब टोटल सम करोगे तो 111 आ जाएगा, है ना? क्योंकि आपने क्या किया, इस पार्ट को देख लिया, टोटल सम 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो 3 फ्रीक्वेंसीज को उन सब में एडजस्ट कर दिया गया जिसका डेसिमल पार्ट ज्यादा वैल्यू रखता है। तो सबसे ज्यादा तो आपका टॉप मोस्ट और लोएस्ट जो वैल्यू है वो रखता है, तो इन दोनों में तो एक एक ऐड करना ही था, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और उसके बाद जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिडिल वन का था, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं है ना? मैम एक बार और बता दीजिए इसे. क्या बताना है बताओ। मैम E1 कैसे आप निकाली? वो नहीं आ रही. फिर से बोलो, क्या बोली? मैम E1 है उसको कैसे आप निकाली?
EON कहाँ है? किसी को मैम उसकी बात समझ एक्सपेक्टेड में आई? फ्रीक्वेंसी हाँ, उसको उसकी क्या बात कर लिखे? रही क्यों लिए ऐसे? हूँ। तो बता दिए। चलो ठीक है, देखो क्या किया है। पहले तो ये पूरा जो लिखा हुआ था वो लिखा है, लिख लेना, जो भी लिखा हुआ है रहेगा। कुछ भी डेसिमल टर्म जो भी लिखा है सब लिख दीजिए, क्योंकि डेसिमल में ये आ सकता है। पहले आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो ऐसा डेसिमल आ सकता है। सो प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट डेसिमल में आएगा, बट थियोरेटिकली इसका रिजल्ट डेसिमल में नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि अगर हम ये कहें कि क्लास में 1.5 स्टूडेंट हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बताओ। हम ये No, ma'am. बोले 10.5 बार हेड आया है पॉसिबल? नो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि 10.5 बार हेड आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 13.5 टाइम्स हेड आ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जैसे मान लो, अगर तुम 25 बार, सपोज 24 टाइम्स आप कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, 24 टाइम्स आप कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने पे रिजल्ट क्या आता है? या तो हेड आता है या फिर टेल आएगा। कुछ और ऑप्शन है? नहीं। हेड कितनी बार? थियोरेटिकली अगर हेड और टेल का इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो 12 इंटू 1/2 मतलब 12 बार हेड आना चाहिए और 12 बार टेल आना चाहिए। बताओ, होगा या नहीं? होगा। थियोरेटिकली तो यही Yes, ma'am. करेक्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 टाइम्स हेड आ जाए और 14 टाइम्स टेल आए। प्रैक्टिकली जब तुम इसको कर रहे हो, होगा। Yes, ma'am. समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ये तब की बात है जब आप 24 टाइम्स एक्चुअल में कॉइन टॉस कर रहे हैं और रिजल्ट 10 टाइम हेड आया है, 14 टाइम टेल आया है। इससे भी डिफरेंट वैल्यूज आ सकता है, बट थियोरेटिकली 12 बार हेड आना चाहिए और 12 बार टेल आना चाहिए। समझ आ रहा है? ये जो चीज है जो एक्चुअल में आ रहा है, दिस इज ऑब्जर्व्ड, और जो थियोरेटिकली हो सकता है दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो द डिफरेंस इज दिस वन। क्लियर है ये? बताइए। नहीं है? क्लियर है मैम। जब ऐसा है तो मुझे ये बताओ, कोई अगर ये बोल दे कि 10.5 टाइम्स हेड आया है, इज इट पॉसिबल? No. No, ma'am. No, ma'am. चांस ही नहीं है। तो ये जो डेसिमल आंसर आता है, इसका मतलब यही है कि 107.73 इतना टाइम्स हेड आया है या फिर इतना टाइम्स जीरो आया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 टाइम इसको आप बोलो या तो 2 टाइम्स बोलो। 1.73 टाइम्स हेड नहीं आ सकता, 1.73 टाइम्स जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, यही चीज के लिए हम लोगों को डेसिमल में जो वैल्यूज लिखा है उसको कन्वर्ट करना होता है होल नंबर में। ठीक है, होल नंबर में या तो ये वैल्यू जीरो होगा या तो नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर जो होता है वो होगा, नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर। सो अब आपको इसको डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया, जो भी पार्ट इसका होल नंबर है, जैसे कि 1.73 है, तो 1.73 को 1.73 काउंट मत करो, 1 काउंट करो, 73 को छोड़ दो। इसी तरह 10.406 को 10 काउंट करो, 26 पॉइंट समथिंग को 26 काउंट करो, 30 पॉइंट समथिंग को 36 34 काउंट करो। इस तरह से जब काउंट करते हो तो ये सिर्फ होल नंबर वाला पोर्शन ऐड करने पे 108 आता है। अब 108 आता है, ये टोटल 111 होना चाहिए थियोरेटिकली। तो ये 3 वैल्यू कम है, ये 3 वैल्यू जो कम है वो क्या हो रहा है? टुकड़ा टुकड़ा में कहीं ना कहीं बटा हुआ है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है? टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है ना, अलग अलग पार्ट में फ्रैगमेंटेड फॉर्म में है। सो यहाँ पे जब इसमें देखिएगा, आप हर किसी को इसमें से उठा के इसमें तो रखा नहीं जा सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, जिसमें ज्यादा वैल्यू है, 1.73 ज्यादा है या समथिंग 0.40 ज्यादा है,
समथिंग 0.68 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा वैल्यू लिया जाएगा? डेसिमल के पास जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा, जिसका भी हायर वैल्यू है, उसको हम लार्जर वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पे 1.73 है, यहाँ भी 1.73, और डेसिमल के बाद इससे ज्यादा नंबर कहीं और दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो है डेसिमल के बाद इससे ज्यादा वैल्यू No, कहीं ma'am. दिख रहा है? नहीं है। नहीं। तो इसको हम 1.73 को 2 ले लिए, 1.73 को 2 ले लिए, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, इसीलिए एक साथ कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पोर्शन में आ जाओ। उसके बाद डेसिमल के बाद वाला पोर्शन 406 है, 015 है, 68 है, 015 है, 406 है। इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? ये वाला पोर्शन, यही है ना हाईएस्ट। तो इसको हम एक इंक्रीज करके लिख सकते हैं, क्योंकि 34.68 टाइम्स 3 नहीं आ सकता, डाइस ही थ्रो कर रहे हैं मान लो, तो ये नहीं आ सकता, तो इसको हम 35 कर दिए। बाकी सारा वैल्यूज कम है एज कंपेयर टू डेसिमल में जो भी है, और टोटल इस सबको जोड़ने पे 111 आ जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, क्लियर है? अब संजना कैमरा ऑन दो, बंद हो गया तुम्हारा। सिद्धांत ए, ठीक है, समझ आया कैसे करना है इसको, कंप्लीट होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है? क्लियर है या नहीं? इसे हम क्वेश्चन Yes, पूछने ma'am. वाले हैं, एग्जाम में भी पूछने वाले हैं, एकदम अच्छे से Yes. दिमाग में सेट कर लो। मनीष, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलो ठीक है, यही हमें करना होता है। पूरे फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है, ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड में इसमें। अब ये चीज पहले से समझ लीजिए, ऑब्जर्व क्या है, वही रिजल्ट यहाँ जो है ऑब्जर्व, पॉइंट टॉस करेंगे, रिजल्ट जो आएगा वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगा। जो थियोरेटिकली पॉसिबल है वो एक्सपेक्टेड है, तो हमें थियोरेटिकल टर्म्स यहाँ पे निकालना होता है, ऑब्जर्व दिया होता है। ठीक है, ऑब्जर्व मैम दिया हुआ है, थियोरेटिकल निकालना है। बोलो, मैम एक और एग्जांपल दीजिएगा था। और किसका एग्जांपल जानना चाहती हो, बताओ। फिटिंग का मैम। ऑफलाइन क्लास नहीं की हो, लास्ट क्लास की हाँ हो या मैम। नहीं? फिटिंग का तो ऐसा आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, है ना? क्वेश्चन बनवा चुके हैं इसका, सेम ही डेटा, इसी तरह का क्वेश्चन है, 6-7 तक का करवाए थे। क्या पोर्शन है जो समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ। 50 एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, एक ही एग्जाम्पल अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए, वर्क वैसे ही करेगा। एक ही थ्योरी है, एक ही लॉजिक पे बेस्ड है। अब तुम 500 एग्जाम्पल भी बनाओगी तब भी वो लॉजिक वही रहेगा, तो पहले लॉजिक को समझो। वो समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन में तो फिर बोलो। रूपम, वो मैम आ गया। समझ में आ गया तो बस उसी पे काम करना है, काम उसी पे करना है हमें। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसके बाद फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल भी हो गया। जितना बताए हैं उतना ही पढ़ना, उतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। अब क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, कुछ पूछ ले। हम्म, यस मैम। चलो ठीक है। हम्म, एक्स एन इज इक्वल, लिखो वैल्यू एन इज इक्वल टू 7। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी से डिनोट करते हैं, याद होगा सबको, इज 3/4। probability of failure, that is Q, is equal to 1/4।
then probability of x less than 1 plus probability of x is equal to 2 क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? मैम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल? बाइनोमियल, सब NP दिया है, बाइनोमियल अप्लाई करो, ये निकालना है आपको। probability x less than 1 plus probability of x is equal to 2. मंडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना? मंडे को ऑफलाइन टेस्ट है। और कोशिश करिएगा सब लोग प्रेजेंट हो, क्योंकि उसका मार्क्स बहुत मायने रखता है। मैम ऑनलाइन नहीं होगा? ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही मैम होगा। मैम उतना please दूर come. से मैम कैसे आएंगे मैम? प्लीज कितना मैम। दूर मतलब कितना दूर? मैम बहुत दूर रहते हैं मैम, सो अंकित के घर से भी आ गए हैं मैम। बिहार में ही हो ना? मैम पटना में प्लीज। हो? मैम मैम पटना में नहीं है। अच्छा, पटना में नहीं है। नहीं मैम, ऐसे Please, सो मैम। अंकित भी पटना में नहीं है मैम, लेकिन थोड़ा सा नजदीक में मैम। अच्छा, प्लीज मैम। पटना में नजदीक दूर से मतलब नहीं है, पटना में है तो ठीक है। नहीं मैम, पटना से। दमन दीव में कौन बैठा हुआ है? जाओ, मैम इसको भेज दीजिए तो मैम निकाल के दमन जी मैम। जो भी है लॉस उनका है जिनका देना है, बट एग्जाम मैम अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पटना के बाहर हैं? मैम हैंड रेज करो, तो हैंड रेज करो। मैम ऋतिक का तो फिर एब्सेंट मार्क करने वाले हैं आज भी। मैम हम भी है लड़के मैम का तो हम कभी अब लगता है अटेंडेंस मिलेगा ही नहीं इस इंसान को। या तो कैमरा बंद होता है, या तो 15 मिनट पहले ज्वाइन होता है। ये 2 केस बहुत बार हो चुका है। और इतनी बार हो चुका है जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। वो रेगुलर एक्सपीरियंस वाला केस है। अभी तो आज अच्छा, रेवती झा, रिया, अदिति, श्रुति, रूपम, प्रीति एंड ऋतिक। मैम मेरा नाम नहीं ली मैम, मेरा भी हैंड रेज है। तुम भी बाहर हो? तुम तो पटना में ही हो ना, अभी बोले। नहीं मैम, पटना से बहुत आगे मैम। अच्छा, बहुत जैसे खराब जैसे प्लेस का नाम बताओ। मैम। क्या बताएं मैम, इसको बगल में खेमनी चक नया चक कहते हैं मैम। हाँ, तो खेमी चक ज्यादा दूर नहीं है। मैम बहुत दूर है मैम, आप जानते हैं मैम, बहुत दूर। पटना के बाहर तो नहीं है। मैम बहुत दूर है मैम, समझिए। चलो ठीक है, हैंड ओवर कर लो। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे मार्क क्यों नहीं हो सकता? उसका ऑफलाइन टेस्ट ही होगा। मैम गूगल सीट से नहीं हो जाएगा? गूगल शीट से ऑप्शन बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगा गूगल शीट पे? मैम तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड Copy ले paste। लीजिए मैम, अप्रैल से लीजिएगा मैम। फिर यस उस मैम। समय तो मैम ऑनलाइन भी आप बंद करा दिए मैम। ठीक है, बहुत तकलीफ है मैम। ठीक है। तो लास्ट टाइम हम मार्क्यू, अगर मार्क्यू लेंगे फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे करना है ना, मुझे सब्जेक्टिव जानना है। मैम अभी तो 3 साल आपको टेस्ट लेना ही है मैम। वही तो मैम, 3 साल तो बचना ही है। 3 साल तक तुम मेरे से ही पढ़ते रहोगे। अगला साल से तो मैम मैथ आ रहा है, स्टैटिक्स में थोड़ा छोड़ दीजिए। मैम ठीक आंसर है, 1 लास्ट मैम। टाइम। हाँ, एक सेकेंड बोलो भैया, आगे आंसर। आंसर 190 डिवाइड बाय 4 to the power 190 डिवाइडेड बाई 4 to the power 7। 4 to the power 7 कॉमन आ रहा है।
अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मार्क्यू ले लेते हैं, चलो ठीक है, बट दिस इज द लास्ट टाइम। मार्क्यू ओरल। ओरल, बट ये अब मैं लेने वाली हूँ अगर मार्क्यू, जो कि आप लोगों के ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी तीनों ही इंक्लूडेड रहेगा। एकदम अच्छे से पढ़ लो। मैम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मैम? ऑफलाइन ले लीजिए मैम। मैम ओरल। ओरल, हाँ ओरल। मैम प्रोबेबिलिटी चैप्टर छोड़ दीजिए मैम। प्रोबेबिलिटी कैसे छोड़ देंगे? प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे तो फिर सब कुछ ही छूट जाएगा। मैम गूगल शीट ले कोरिलेशन लीजिएगा ना और मैम? रिग्रेशन से ले लीजिए। नो, इंटरव्यू मेथड, तुम लोग गूगल शीट को कैसे कॉपी पेस्ट करोगे वो मुझे को बहुत अच्छे से पता है। हम डायनासोर के जमाने से नहीं है, तो मुझे मैम तो पता है। चैप्टर बहुत ज्यादा हो गया मैम। तो अब इस हिसाब से इंटरव्यू मेथड होगा, एंड ईच पर्सन, फ्रॉम ईच पर्सन आई एम गोइंग टू आस्क 5 क्वेश्चंस, एंड टाइम लिमिटेड वही स्टॉप वॉच वाला केस सब डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर शुरू हो जाना चाहिए, और 5 क्वेश्चन मैक्सिमम है जो जाएगा। मार्क्स आप लोगों को पता है, ये सारा मार्क्स रिकॉर्डेड होता है, उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस डिफाइन होता है, तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। टॉपिक है कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मार्क्यू अगर हम ऑनलाइन लेंगे इंटरव्यू मेथड से तो फिर हम यही करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन तुम्हारे पास है, ओपन ऑप्शन। सब मंडे को आ रहे हैं मैम, ले सब्जेक्टिव लीजिए क्वेश्चन ऑफलाइन। है, ऑफलाइन होगा। जो भी डिसीजन है आज ही कर लो, क्योंकि कल का आई दिन है थिंक पढ़ने आपका ही वाला सही था मैम, ऑफलाइन ही ले लीजिए। की। इसीलिए कहते टीचर के बात में उंगली नहीं करना चाहिए। आप ही ले लीजिए ऑफलाइन, वो ज्यादा ठीक है। कभी कभी होता है, सब ऑप्शन देने से और उल्टा फंस जाते हैं। यस मैम, गलती हुआ मैम, जैसे माफ आज कर पढ़ दिया दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर है मैम। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करो। ऐसे तुम लोग इसका मार्क्यू दिए हो पहले भी, मैम कोरिलेशन दिए रिग्रेशन हुआ है, तो जी उसका मैम। रिवीजन भी हो जाएगा। और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाला तो खैर बहुत अच्छा नहीं तुम लोगों का गया था, तो वो भी पढ़ लो। तो ये 3 पोर्शन कर लो, ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट है। मैम मंडे को। मंडे मीन्स मंडे, यस, 14th मैं 14th ऑफ ऑनलाइन लीजिएगा मार्च। या ऑफलाइन? हे शंकर, मैम ऑफलाइन प्रोबेबिलिटी का ले लीजिए, जिसका ऑनलाइन होगा उसको 3 कटेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। जब ऑप्शन है मार्क्यू इंटरव्यू मेथड, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। गूगल शीट भूल जाओ, गूगल शीट वाला ऑप्शन वो सब कॉपी पेस्ट वाला केस चलता है, उसमें हम नहीं है। मैम आप भी अभी का बात भूल जाइए मैम, और ले लीजिए ऑफलाइन। वो मैंने पहले ही ऑप्शन दिया था, ठीक है ना। मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद आराम से मस्ती से होली मनाना। टेस्ट अच्छा चला जाएगा तो खुद में एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा ना, चलो हम अच्छा परफॉर्म किए हैं, उसके बाद हैप्पी हैप्पी, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या आया था रिया? 1 समथिंग बाई क्या था बताओ? 120 190 डिवाइडेड बाई 4 to the power 7। 190 डिवाइडेड बाई 4 to the power 7। यस मैम। 4 to the power 7 तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है। वैसे कुछ सॉल्यूशन कर सकती हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 से ही आपको करना है, तो 4 से डिवीजन हो सकता है। 194 से डिविजिबल है? 194 से डिविजिबल है? मैम पॉइंट में आएगा 47.5। आएगा, ठीक। यस मैम। डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, यही ठीक है। ठीक है, तो फिर रहने दो, इतना भी रहने दे सकते हो, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ ही जा रहा है कि जो भी होगी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, है ना।
और किसी का बन गया सबका? ऋतिक तुम्हारा आंसर आया? ऋतिक रोल नंबर 19 आंसर आ गया तुम्हारा? नहीं मैम नहीं आया उधर। कब आएगा? 2022 में आ जाएगा? आ ही जाएगा। एक्सपेक्ट तो हम किए थे कि 2021 में भी तुम्हारा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना है इस तरह का डेटा से। मान लीजिए अब इसमें पी और क्यू का वैल्यू डिफरेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर दिया हुआ होता है तो आप इसको यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये गिवन नहीं होता है तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले वाले केस में। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया है व्हाट इज द मीन ऑफ इट, कोई बता सकता है मीन क्या होगा? स्वप्निल बताओ तो मीन क्या होगा इस गिवन डेटा से? एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। मीन और वेरिएंस बताओ क्या आएगा? 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिस कर लो। मैम हमसे ना हो पाएगा ये बात। तुमसे क्या हो पाता है? मैम होता है मैम, लेकिन ये नहीं हो रहा है मैम। देखिए लाइन भी कटा हुआ, मैम मोबाइल का टॉर्च चला के मैम यूज कर रहे हैं। क्या डेडिकेशन है? बस यस। वो डेडिकेशन अटेंडेंस के लिए है कि पढ़ने के लिए भी है? नहीं मैम पढ़ने के लिए मैम, देखिए मैम। हाँ, तो पढ़ने के लिए तो फॉर्मूला जरा देखो तो, बाइनोमियल का मीन निकालने के लिए क्या है देखो जरा, चेक हम करो। वही अभी खोजे थे, लगाए भी, पुट भी किया, लेकिन दिमाग में काम कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आया है रिया आंसर? मैम मीन आया 378/4⁴ 378? वही तो Yes, मैम ma'am. मेरा भी नहीं है। अच्छा, मैम एक्चुअली x into मतलब x into probability of x equals to 0 नहीं plus नहीं नहीं, सिंपल p into np। np इज द मीन ना? मैम वेरिएंस का फॉर्मूला है ना मैम, एनपीक्यू। np नहीं, क्यू मीन है का ना, मीन का 21/4 फॉर्मूला। ठीक है, मैम स्वप्निल एक सही तो बोल रहा। जस्ट वेट, np इज द मीन ना? मैम सही बोले हम। So n is 7, हाँ, variance का फॉर्मूला सही बोल रहे हो। n into 3/4, this is mean। 21/4 है ना? इसमें पता नहीं मैम- क्या हाँ बोलो। मैम एक था ना कि जिसमें कि हम लोग जो डेरिवेशन के टाइम हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए थे उसमें हाँ। each की प्रोबेबिलिटी x into px प्लस करके निकालते थे, वो वाला फॉर्मूला मैंने तो यूज किया था। उसको करने का यहाँ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या वैल्यूज है, पूरा निकालोगी तब भी आंसर यही आना चाहिए, तभी आंसर सेम आएगा। लेकिन तुमको n ऑलरेडी दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, बस खत्म, कुछ नहीं करना है नया। एन पी क्यू, इसका बस मल्टीपल, यही एन पी। एन ऑलरेडी पता है, पी ऑलरेडी पता है, क्यू पता है, तो एन का वैल्यू 7 रखिएगा, पी का वैल्यू 3/4 रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में डाल दीजिएगा और इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, खत्म। यही करने जा रहे थे मैम। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करो रिजल्ट बताओ, कैलकुलेशन के बाद बताओ। मैम मीन 21/4। हाँ 21/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हो तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 5.2 और वेरिएंस आ गया 383.25। 300 एनपीक्यू होता है ना मैम, तो 21/16।
हाँ 21 Yes, 16 ma'am. 300 अच्छा, 400 कहाँ से NPQ आ रहा है पता नहीं क्या वो कर रहे हो मैम तुम लोग। मैं म्यू टू डैश निकाल रही है। अच्छा मैम म्यूटू डैश आया कहाँ से जरा मुझे बताइए तो, एक सेकंड रुको। ये म्यूटू डैश वाला कौन सा साइंस है हमको नहीं पता चल रहा है, ये हम नहीं कभी पढ़े थे, बताओ जरा। क्या इनोवेटिव फॉर्मूला है, कभी कभी मुझे भी जरूरत है तुम लोगों से सीखने की, बताओ। बोलो निकिता, नहीं समझ आया, क्या क्या कर रही नो थी। मैम गलत हो गया। NPQ होगा। एनपीक्यू सिंपल फॉर्मूला है, डेटा दिया यस हुआ है मैम। एकदम। देखो ज्यादा प्रैक्टिस करने से एक ही चीज बहुत अच्छा होता है, आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है। यहाँ पे पता है मीन निकालना है, पता है मीन के लिए फॉर्मूला बाइनोमियल ऑलरेडी डिफाइंड है। एनपी अगर फॉर्मूला याद है, एन दिया हुआ है पी दिया हुआ है, जस्ट मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। और किसी भी क्वेश्चन में जो भी इतना लंबा चौड़ा 50 पेज का भी क्वेश्चन है, तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। सारे डेटा को बस एक्सक्लूड करके निकालो, जो जो पैरामीटर्स डिफाइंड है वो वैल्यूज निकाल लो, बस उसी पे कैलकुलेशन होता है। लैंग्वेज क्या है कैसे है उसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्या पूछ रहा है ये समझ लीजिए बस। लैंग्वेज का मतलब इतना ही है, क्या पूछा गया है ये क्लियर करो। पता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा कैलकुलेशन आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकाले हैं, तो ऑब्वियस है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें पता है, पहले से डिराइव करके हम निकाले थे इसको, ये डिराइव करके लाए हैं ना हम लोग इस रिजल्ट को, कोई ऐसे ही रट के तो किए नहीं है, कहीं से टपट के तो नहीं आया है, आप डिराइव करके लाए हैं वो रिजल्ट ना। तो उस डिराइव्ड रिजल्ट को बस याद रखो, एनपी होता है मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन का वैल्यू गिवन है, पी का वैल्यू गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई इट। वेरिएंस पता है एनपीक्यू होता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, दैट्स इट, खत्म, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान है ये। यस मैम। और जो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला प्रोसेस है ये भी मैंने पहले बता दिया है, ये निकालने के लिए भी पहले बता दिया है। मैम हाँ बोलो। समेशन वाले मेथड से एक बार बताइए ना, अगर तो मैंने उस मेथड से किया तो मेरा तो अभी भी तो आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आ रहा है, 378 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 7 है मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा कि अगर उस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या गिवन होता है रिया, ये बताओ। मतलब मैम जैसे कि डिफरेंट एक्स के वेरिएबल्स अगर गिवन है तो समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वो जो वेरिएबल का होना चाहिए। तो मैम इसमें मतलब जीरो का अगर और इस हिसाब से चलें, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो आपके पास एक डेटा x का पूरा डेटा होता है डिटेल्ड वैल्यू, जो कि मान लो x का वैल्यू क्या क्या है हमें ये पता नहीं है, पता है सारा वैल्यू x का। मैम दो तो पता ही है ना, 0 और 2। 0 और 2 पता है, यस मैम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 तो 0 ही है, और तो नहीं प्रोबेबिलिटी तो ऑफ ये पूरा एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव पूरा एग्जॉस्टिव क्लास नहीं पता है ना आपको, एग्जॉस्टिव क्लास पता चल जाएगा। अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो इसका रेंज होता है, एक्स का वैल्यू 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब तुम निकालोगी तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है px लिख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अब इस फंक्शन में पता है सारा वैल्यू, p पता है, n पता है, q पता है, अब उसमें nc0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0, ये प्रोबेबिलिटी निकालो, ये निकालो, ये निकालो, इस तरह से पूरा सम जब करोगी x इंटू px, तब तुम्हारा आंसर वही आएगा जो इसमें आ रहा है। ठीक है, मैम इसमें तो मतलब हमने बस दो का ही कंसिडर किया है ना, मतलब हाँ तो 2 का कंसिडर किया है तो 2 के बेसिस पे एवरेज नहीं निकाला जा सकता ना, एवरेज Yes, क्या ma'am. होगा, टोटल के सम पे निकालेंगे ना। तो मैम इसलिए ये जो मीन अभी आपने बोला निकालने को, ये टोटल का मीन क्या हुआ है, हाँ मतलब ओवरऑल, 0 से हाँ सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे वैल्यूज का मीन है। ओके मैम, एवरेज टर्म मीन्स टोटल की बात कर रहा है। तुम इसमें x का वैल्यू उस तरह से जब डिफाइन करके ये पूरा लाओगी तब तुम्हारा आंसर वही आएगा जो इसमें आ रहा है। आपने सिर्फ ये दो वैल्यू लिया है, मतलब आपने कितने वैल्यू इग्नोर किया, जरा ध्यान से देखिएगा जरा, 0 3 4 5 6 7 इतना वैल्यू इग्नोर कर दिया है।
तो ये वैल्यूज इग्नोर हुआ है तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा ना वो वैल्यू। ठीक है, लेकिन इतना प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, ये हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है अब सीधा जो काम हो रहा है उसके लिए हम इतना लंबा रास्ता क्यों तय करेंगे। ये तभी निकालते हैं जब फिटिंग और वो चीज आता है, वैसा कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए तब जरूरत है। या फिर अगर कभी कभी ये होता है किसी में कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी पूछ दे, जैसे ये एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, तब आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन का मतलब x लेस देन 1 मींस p0 वाला सेक्शन आपको सॉल्व करके लाना था। x इज इक्वल टू 2 मतलब ये वाला सेक्शन आपको सॉल्व करके लाने की जरूरत थी। इसी तरह अगर पूरा में से किसी मान लो x इज इक्वल टू 5 का पूछा जाए तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। कुछ है जो रामायण कहानी ऐसा लग रहा है जो हम नहीं सुन पाए, या फिर कुछ जो आप बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा है, ऐसा कुछ है तो बताओ। मैम कुछ बोलो। केसेस में एवरेज को मतलब जनरली पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम एवरेज का मतलब मीन होता है, तो मीन तो कांस्टेंट लैम्डा होना चाहिए, बट हाँ मीन बट मैम किसी केस में वो एवरेज को प्रोबेबिलिटी कंसीडर किया जाता है। नहीं, एवरेज को प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं किया जाता। मैम एक क्वेश्चन आपने लिखा था कि ऑन एन एवरेज 1 in 400 आइटम इज डिफेक्टिव, तो उसको आपने प्रोबेबिलिटी कंसीडर की थी ना कि डेल्टा। 1 in 400 है मतलब ये प्रोबेबिलिटी हुई ना। एक सेकेंड रुको, 1 in 400 का मतलब क्या हुआ, एक फेवरेबल केस है डिफेक्टिव का 400 पीसेस में, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, है ना। मतलब क्लास में 60 स्टूडेंट है जिसमें से 2 हैं उनका 80% मार्क्स आया है सपोज, so 2/60 is the probability of getting 80%। होगा या नहीं, ये टर्म ऐसे आया है। उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगी ना तब वो क्लियर होता जाएगा, वो एवरेज नहीं है। मैम फिर एक केस में जैसे कि एवरेज रेट ऑफ 30 पर आवर, उसको एज अ डेल्टा कंसीडर किया गया है। हाँ, एवरेज रेट ऑफ 30 आवर, एवरेज वर्ड ही इस्तेमाल कर दिया है। तो मैम इस केस में भी तो एवरेज था। एवरेज था। हाँ मैम, ऑन एन एवरेज तो ठीक है, तो उसको बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो। अगर देखो यहाँ पे ऑन एन एवरेज कहने का मतलब ये है कि 400 में एक की बात हो रही है। अब इसी में मान लो अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल कैंसिल दिस वन, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, NP जो है ये क्या था, दिस वन इज N and this is what P, so N into P and that is equal to lambda, वही टर्म आ रहा है। yes, this ma'am. term is P, this term is N into P is 1, lambda आया, वही आ रहा है। Okay, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी से लेमडा कैसे कैलकुलेट करना है या फिर लेमडा से प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को टेस्ट देना है। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम। या बोलिए। मैम रोल नंबर 5 है मैम मेरा, इस पर पीछे से लीजिए मैम, हंसते खेलते आप तुरंत मेरे ही पे आ जाती हैं। मैम 1 2 3 4 गायब हो जाता है मैम, पता नहीं कहाँ चल जाता है। अच्छा ठीक, ठीक है। और कोई समस्या? नहीं मैम, आप 60 से लीजिएगा ना, बस कोई दिक्कत नहीं। 60 से नहीं लेंगे, आपका सबसे पहले नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब 10th पोजीशन तक ले सकते हैं। चलो तुम्हारे पहले 10 लोगों का ले लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ठीक है मैम। मैम प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है ना मंडे को? प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ईच पर्सन 5 क्वेश्चन, टाइमर भी रहेगा, एंडलेस लिमिट वाला केस नहीं होगा। कितना मिनट वाला मैम? 30 सेकंड फॉर 1 क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक, ओके ओके देन। थैंक यू मैम। मैम